अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि हमने हाइपर सेंसिटिविटी एंड इट्स टाइप्स का चैप्टर ख़त्म किया था। इसकी रिवीजन रह गई थी, वीडियो के ज़रिए इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। अच्छा, तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हमारे पास एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू नॉर्मल सब्सटेंसेस। कोई भी नॉर्मल सब्सटेंस नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन ये जब हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है तो इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्सैजरेटेड रिएक्शन शो करता है। आप लोग को मैंने मिसाल दी थी कि फॉर एग्जांपल क्लास में एक स्टूडेंट आता है तो सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली बैठे रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब ये स्टूडेंट आ जाता है तो सारे स्टूडेंट्स इसके लिए ओवर रिएक्शन और एक्सैजरेटिव रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। वो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कोई नॉर्मल सब्सटेंस आ जाती है और इसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम इसको गलत कंसिडर करके इसके लिए एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स शुरू कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। अच्छा, एलर्जिन क्या है? एनी एंटीजन विच काजेज एलर्जी। कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो कि कोई भी एंटीजन जो कि एलर्जी काज करता है, एलर्जी की जो काज होती है तो इसको हम एलर्जिन बोलते हैं। अच्छा, फिर इसके हमारे पास टाइप्स है। तो टाइप बेसिकली हमारे पास इसके टू टाइप्स है, एक है एंटीबॉडी मेडिएटेड और दूसरा है सेल मेडिएटेड। एंटीबॉडी मेडिएटेड वो है जिसमें बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। बी सेल्स असल में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं तो इसको इसलिए एंटीबॉडी मेडिएटेड बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास है सेल मेडिएटेड जिसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो एंटीबॉडी मेडिएटेड में हमारे पास फिर मज़ीद 3 टाइप्स आते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में हमारे पास IgE एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, टाइप 2 में हमारे पास IgG और IgM एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, टाइप 3 में हमारे पास IgG और IgM इन्वॉल्व होती है, और टाइप 4 में हमारे पास T हेल्पर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और T किलर सेल इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इस तरह टाइप 1 को हम इमीडिएट एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, और टाइप 2 को हम एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, और जो टाइप 3 है इसको हम इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है। अच्छा, और जो टाइप 4 है इसको हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। इस तरह हमारे पास ये टाइप 1 जो है ना, ये 20 to 30 मिनट में ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो इसलिए इसको इमीडिएट बोलते हैं। इमीडिएट का मतलब क्विक रिस्पॉन्स। और दूसरा हमारे पास टाइप 2 है तो ये आवर से लेकर डेज तक टाइम लेता है, और टाइप 3 जो है ना ये हमारे पास 3 से लेकर 10 आवर तक टाइम लेता है, और टाइप 4 जो है ना हमारे पास 1 to 2 वीक्स तक टाइम लेता है, इसलिए इसको डिलेड टाइम बोलते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, तो इस तरह हमारे पास टाइप 1 जो है ना ये एलर्जिक रिएक्शन है। टाइप 2 हमारे पास कम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है। टाइप 2 में हमारे पास कम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है। कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? प्रोटीन कैस्केड, यानी प्रोटीन मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन का कम्बिनेशन जो कि एक सीरीज़ फॉर्म में एंटीजन को टारगेट करते हैं और उसको किल कर देते हैं। अच्छा, और टाइप 3 हमारे पास क्या है? इसमें भी कम्प्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होता है और इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस भी बनते हैं, और टाइप 4 में हमारे पास मैक्रोफेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो ये इन 4 टाइप्स में हाईलाइटेड डिफरेंसेस थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, इसके बाद हम मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, सारे टाइप्स की मैकेनिज़्म के किस तरीके से टाइप 1 रिएक्शन हो जाता है, टाइप 2 का मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन क्या है, टाइप 3 का और टाइप 4 का। अच्छा, जो हमारे पास टाइप 1 है तो इसमें एक है फेज़ 1, ये 2 फेजेस में कंप्लीट होते हैं। एक फेज़ 1 है जो कि 1 to 2 मिनट्स का टाइम लेता है। इसमें एंटीजन बॉडी में आ जाता है और ये बाइंड टू एंटीबॉडी, मास्क सेल एंड बी सेल में लिखा है, इसका मतलब बेसोफिल सेल्स। तो ये इन तीनों के साथ कंबाइन हो जाते हैं, इनके साथ बाइंड हो जाता है। जब इनके साथ बाइंड हो जाते हैं तो इन सेल से डीग्रेन्यूलेशन हो जाते हैं। डीग्रेन्यूलेशन का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सेल से जो केमिकल्स निकलते हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में इनसे केमिकल निकलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीग्रेन्यूलेशन बोलते हैं। अच्छा, तो इसका जो फेज़ 2 है इसमें क्या होती है? तकरीबन 5 से 6 मिनट तक का टाइम लेता है, और इसमें क्या होता है? इसमें मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर प्रोड्यूस करते हैं, जो बाद में क्या करते हैं? जो बाद में ब्रोंकियो बी कंस्ट्रक्शन में लिखा है, इसका मतलब ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन, और इस तरह वी डायलेशन लिखा है, इसका मतलब वेजो डायलेशन। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या है? हमारे पास है फीवर है, और आस्थमा अटैक्स है, और इस तरह हाइव्स और एक्जिमा है, फूड एलर्जी और टेस्ट डोज और एंटीबायोटिक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइप 2 का मैकेनिज्म क्या है? इसमें हमारे पास एंटीजन आ जाते हैं जो कि बी सेल के साथ बाइंड हो जाते हैं। बी सेल एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं, IgG और IgM एंटीबॉडीज़, और इस तरह
जब ये बन जाते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ फिर कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर लेते हैं। कम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे पास C5, C6, C7, C8 और C9 प्रोटीन्स आते हैं। ये मुख्तलिफ प्रोटीन्स के नाम है। तो ये सारे प्रोटीन्स कंबाइन हो जाते हैं और इससे एक MAC बनता है, मैक यानी मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। और ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स में जाके होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस बेस पे इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो रिएक्शन हो जाता है, हेमोलिटिक एनीमिया, एवीओ ब्लड ग्रुप मिसमैच की वजह से जो रिएक्शन होता है, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेरिस। अच्छा, और इस तरह ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलिटिक एनीमिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या होता है? इसमें इसका मैकेनिज्म ये है कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन आ जाते हैं और ये फिर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इससे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स फिर जाके ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाते हैं और जब ब्लड वेसल में ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो उस ऑर्गन या टिश्यू को ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके बाद जो है ना कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन होता है। कम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे पास C3A और C5A प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों प्रोटीन्स फिर क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कर देते हैं और न्यूट्रोफिल फिर सीक्रेट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से आर्गन और टिश्यू डैमेज हो जाती है और उनकी फिर नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी सीक्रेट हो जाते हैं और इस तरह वहाँ पर ब्लड सप्लाई भी स्टॉप हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आर्गन्स और टिश्यू होते हैं तो उनकी नेक्रोसिस यानी डेथ स्टार्ट हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास अर्पस रिएक्शन है, सीरम सिकनेस है, नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और इस तरह सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटिक जो SLE को बोलते हैं, ये हमारे पास एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो ये इसके एग्जाम्पल MCQs में इसके एग्जाम्पल आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs के लिए। अच्छा, इसके साथ हमारे पास जो टाइप 4 का मैकेनिज्म है, इसमें जो है ना दो फेजेस होते हैं। फेज़ 1 में क्या होता है, सेंसिटाइजेशन फेज। फेज़ 1 को सेंसिटाइजेशन फेज बोलते हैं। इसमें एंटीजन जो है ना वो आ जाता है बॉडी में, हिस्टामिन को एक्टिवेट कर देते हैं। हिस्टामिन केमिकल सीक्रेट करते हैं, केमिकल्स फिर जाके APCs को एक्टिवेट कर देते हैं। APCs क्या है? हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ये फिर जाके TH यानी हेल्पर T सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम CD4+ सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फेज़ 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है। इसमें इसको इफेक्टर फेज़ बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल की किलिंग होती है, तो इसलिए इसको इफेक्टर फेज़ बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास TDTH यानी डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी वाले जो T सेल्स होते हैं वो आ जाते हैं, वो केमिकल सीक्रेट करते हैं। उन केमिकल की वजह से फिर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। मैक्रोफेजेस जब एक्टिवेट हो जाते हैं उस तरह T सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये दोनों फिर होस्ट सेल को किल कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है कंटेक्ट डर्मेटाइटिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और ग्राफ्ट रिजेक्शन। थैंक यू।